मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको कसरत से बरकत दे। तो आज जो हम चीज़ एक सीखने जा रहे हैं वो हम हमेशा उस पर एम्फसाइज होता है हमारा और हम सीखते रहते हैं। हमेशा हमने सीखा है ये उस्ताद ने भी काफ़ी दफ़ा बताया, डैडी ने और मैंने भी, और जितने भी हम लोग ने कलाम सुना है रसूलों में से, तो सब ने ज़्यादातर इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया। तो आज जो है मेरा जो मैसेज है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी जो कौम है, जो पाकिस्तान, अगर वो समझ ले और वो सही तरीके से समझ ले कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा वज़न देना है, तो उनके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। आमीन। तो इससे पहले मैं आपको जो है कलाम सुनाऊं। मैं कलाम की एक वर्स है, मिसाल की किताब में लिखा है कि अगर बुनियादें तबाह हो जाएं तो रास्तबाज क्या कर सकता है। If the foundations are destroyed, what can the righteous do? मतलब है कि अगर एक ज़मीन है, उसकी बुनियाद ही सही नहीं डाली हो, तो भले जितना अच्छा मटेरियल लगा लो, जितनी ऊंची बिल्डिंग बना लो, वो गिर जाएगी। आमीन। तो हमें बुनियादों पे काम कर रहे हैं। और ये जो मैसेज है, ये बहुत बेसिक मैसेज है, मगर ये बुनियादी बातों पे होगा। तो हमारी कौम की बुनियादें ख़राब है, इसीलिए आज जो है मिनिस्ट्रीज़ कोलैप्स कर जाती हैं या मैसिव लेवल अचीव नहीं कर पाती खुदावन के साथ, जो हमें इंडिया और बाहर दिखता है। तो क्यों क्या मसला है, उस पर मैं बात करूँगा। आमीन। तो आज जो मेरा मैसेज है उसका टाइटल है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। मैं आपको बताता हूँ कि वो मैसेज मुझे कैसे मिला और किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये मैसेज सुनाऊँ। तो मैं बस रैंडमली एक दिन डैडी ने मैसेज दिया था मूसा के इनकाउंटर पे। डैडी का एक मैसेज है, डैडी को मूसा की विजिटेशन हुई थी, तो उन्होंने उस पर वो मैसेज दिया था फ्राइडे मीटिंग में। तो मैंने वो मैसेज मिस कर दिया था, मैं यूट्यूब पे सुन रहा था। तो मैं डैडी का मैसेज सुन रहा था मूसा के इनकाउंटर पे, और उस्ताद ने बताया कि मूसा ने बियाबान के सीक्रेट्स उस्ताद से शेयर किए, और मूसा और बहुत से जो खादिम गुजरे, इस ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी नबी थे और जितने भी हमारे दौर में या हमसे पहले हमारे बाप दादा जितने भी गुजरे ग्रेट मैन्स ऑफ गॉड, तो उनके जो कानून थे, तो उस मूसा ने उस्ताद को जलाल का राज बताया। तो मैं सोच रहा था कि बहुत से मज़हब और बहुत से जो लोग हैं हमारे मसीही, वो मूसा को नबी के तौर पे तो जानते हैं, मगर उनको नहीं पता कि मूसा नबी से बढ़ के था। वो मूसा को जानते हैं कि वो नबी था। हमसे जो गैर कौम है सब मूसा को जानते हैं। दे नो मोसेस एज अ प्रॉफिट, मगर उनको ये नहीं पता कि मूसा नबी से बढ़ के था। वो उसकी अथॉरिटी जानते हैं एज नबी, मगर उनको नहीं पता कि वो अथॉरिटी नबी से बढ़ गई थी। आमीन। तो रूल कुदस में सुन रहा था, रूल कुदस ने एकदम से मुझे एक चीज़ इम्प्रेस की और मेरे माइंड में एक थॉट गुजरा, और वो थॉट थे दो वर्ड्स, ऑफिस वर्सेस मिनिस्ट्री, ऑफिस वर्सेस रिलेशनशिप। तो मैं सुन रहा था मैसेज और एकदम से मेरे को हिट हुआ, रूल कुदस ने इंस्पायर किया ऑफिस वर्सेस मिनिस्ट्री। तो फटाफट मैंने डैडी को व्हाट्सएप में मैसेज किया कि डैडी, व्हाट डू यू थिंक, should we teach our children upon this? And he said go for it. तो मैंने मैसेज लिखना शुरू किया। तो मेरे मैसेज का टॉपिक है ऑफिस वर्सेस रिलेशनशिप या मिनिस्ट्री वर्सेस द मिस्ट्री। तो बहुत से लोगों को आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने और डैडी ने इस पर ऑलरेडी बहुत टीच किया है, मगर आज मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सिखाऊंगा इसका। तो मेरे मैसेज का नाम है ऑफिस वर्सेस रिलेशनशिप, और ये पार्ट 1 होगा। इसका सेकंड पार्ट हम बाद में सीखेंगे। और मैंने 2 सबटाइटल्स लिखे हैं। आर यू रेडी? मैंने लिखे मैनी नो मोसेस एज अ ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, बट ओनली फ्यू नो दैट ही वाज मोर देन अ प्रॉफिट। बहुत से लोग जो हैं वो मूसा को नबी के तौर पे जानते हैं,
मगर बहुत कम को पता है कि वो नबी से बढ़कर था। बहुत से लोग दाऊद को इसराइल का बादशाह जानते हैं, मगर वो बादशाह से बढ़कर था, ये कम को पता है। आमीन। तो बहुत से दुनियावी लोग हैं जिनको मिनिस्ट्री समझ नहीं आती। मैं ऑफिस में था और हमारी फ्राइडे मीटिंग होती है, तो मेरे कोलीग थे, वो बाहर जाने का प्लान बनाया था। मैंने बोला सॉरी ब्रो, मैंने मिनिस्ट्री के लिए जाना है, मेरे मिनिस्ट्री का काम है, तो उस पर जाना है। तो बोलते हैं कौन सी मिनिस्ट्री, आप क्या पॉलिटिक्स में आप कोई फाइनेंस मिनिस्टर है क्या मिनिस्ट्री? तो मैंने सिंपली हंस के बोला नो ब्रो, इट्स कॉल्ड जीसस राफा मिनिस्ट्री, और मैं वहाँ से चला गया। और वो देख रहा कि ये क्या है। मैंने बोला ये बाद में बताऊंगा। तो इससे पहले हम सीखें, हम एक ऑफिस की एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो मैंने ये जब मैसेज लिखा तो मुझे बेस्ट एग्जाम्पल यही लगी, क्योंकि इसी का मेरे को एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको एक ऑफिस के एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर कंपनी को बोलते हैं जो उसको हायर कर रही है, तो ऑफिस का एम्प्लॉय और उसका एम्प्लॉयर या सर्वेंट वर्सेस द बॉस, मैं इसकी एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा। और मैं एक इतला देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर, कि एग्जांपल शायद थोड़ी बोरिंग लगे शुरू में, मगर आप लगे रहे, मेरे साथ चलते रहे, आगे जाके मैं इसका मुकाशवा दूंगा। आमीन। तो एक ऑफिस क्या होता है? तो जब आप जॉब शुरू करते हैं, आप नौकरी की तलाश करते हैं, तो क्या होता है, कंपनीज होती हैं, आप किसी कंपनी में जा सकते हैं। कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, कोई भी XYZ, जो भी जिस तरह की भी कंपनी हो, आप वहाँ पे जाते हो और अपने आप को एम्प्लॉय करते हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। और जब आपका वहाँ पे काम हो जाता है तो आपको एक डेजिग्नेशन अप्लाई दी जाती है, आपका लेवल बताया जाता है कि आपकी ये पोजीशन है, आपको एक पोजीशन दी जाती है आपके एक्सपीरियंस और आपकी तालीम के मुताबिक। तो ऑफिसेज में क्या होता है, एक हायरार्की सेट होती है। हायरार्की कहते हैं कि दर्जे होते हैं, डिफरेंट तरह के दर्जे होते हैं, सबसे नीचे वाला दर्जा, फिर उससे ऊपर वाला दर्जा, फिर सबसे ऊपर वाला दर्जा। तो दर्जों के लेवल्स होते हैं। तो जैसे मेरी कंपनी है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ किसका, वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे मैं एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, ये मेरी पोजीशन है। मैं .NET डेवलपमेंट, मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ वहाँ पे। तो मैं सबसे लोएस्ट ऑफ द हायरार्की में आता हूँ, मतलब ये सबसे लोएस्ट हायरार्की है, क्योंकि मेरा स्टार्ट है करियर का। और जैसे जैसे मैं जो हूँ परफॉर्मेंस बेहतर करता जाऊँगा, प्रमोशंस होती हैं हर साल, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मैं प्रमोट हो जाऊँ एक हायर पोजीशन पे। और अगर मैं इस कंपनी में स्टे करता हूँ, अगर मैं कंपनी स्विच करता हूँ, तो मैं किसी दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ एक हायर पोजीशन पे या सेम लेवल पे। तो इट डिपेंड्स ऑन मी। तो जब तक मैं इस कंपनी में हूँ, मेरे पास एक ऑफिस बिल्डिंग है और मेरे को एक वर्क स्पेस असाइन की हुई है। मेरे पास एक जगह है जहाँ पे बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। तो वो वर्क स्पेस में अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर रेलेवेंट चीज़ें पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है कि मैं कंपनी को फ़ायदा दे सकूं। वो रिसोर्सेज जो है वो कंपनी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल, उसमें क्या आता है, लैपटॉप आता है, लैपटॉप का चार्जर आता है, माउस आता है, एटसेट्रा। इसको हम आगे रूहानी तौर पर भी सीखेंगे कि इनका क्या मतलब है। तो द थिंग इज, जब मैं कंपनी के साथ हूँ तो कंपनी जो है वो मुझसे काम लेगी और मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी उस काम को करने के लिए, जो कि नेसेसरी है। और अगर कंपनी का फायदा होगा तो एम्प्लॉयज का भी फायदा होगा। अगर कंपनी का नुकसान होता है तो एम्प्लॉयज भी घाटे में जाएंगे। मैंने ऐसे लिखा है, इफ द कंपनी बेयर्स द लॉस द बोनस इज लॉस्ट। तो हमारे पास क्या होता है, 3 साल में 3 बोनसेस होते हैं। वो कंपनी के परफॉर्मेंस बेस पे होते हैं कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो वो बोनस मिलेगा, अगर नहीं परफॉर्म करती अच्छा, टारगेट्स मीट नहीं करते, तो वो बोनस मारा जाएगा सबका। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक अलग काम होता है, यूनिक फंक्शन होता है परफॉर्म करने का। तो क्या होता है, हर डिपार्टमेंट जो है अगर वो अपना काम प्रॉपर तौर पे कर रहा है तो कंपनी
की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और कंपनी जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लोगों को बेच रही है वो करती रहे चलता रहेगा और उसके क्लाइंट्स जो हैं वो रिटेन रहेंगे, लगे रहेंगे उनके साथ उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं HR। हमारे पास बंटी बाजी है, ये हमारे पास है, हमारी अपनी कंपनी की HR हेड है। तो HR का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है कि नए बंदों को घेरना, नए नए एम्प्लॉयज हायर करना और उनको रिटेन रखना, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज टिके रहें आपके पास। और वो कैसे करते हैं कि वो वर्क प्लेस को प्रोडक्टिव रखते हैं, कि जो कंपनी है, कंपनी का जो माहौल है वो प्रोडक्टिव रहे, फलदार रहे। और मगर मोस्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया और जितनी भी बड़ी कंपनीज के आप नाम सुनते हैं, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट जो है ना, एक बड़े डिपार्टमेंट का छोटा डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं पीपल एंड कल्चर डिपार्टमेंट। जैसे हमारी कंपनी ने अभी इस साल अपने HR डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया पीपल एंड कल्चर से। तो यही असल में इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि लोगों को मैनेज करना और जो कल्चर है कंपनी का, सकाफत है, उसे बरकरार रखना, ताकि जो भी है कल्चर बरकरार रहे और लोग जो हैं वो लगे रहें, टिके रहें हमारे साथ। फिर एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ। तो ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट जो है इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है और ये जो है कंपनी के ऑपरेशंस, जो भी कंपनी काम कर रही होती है उनकी उस ऑपरेशंस को बैकअप देता है। मतलब आपका जो भी काम होता है वो सारा कंप्यूटर्स पे होता है। तो ये कंप्यूटर्स प्रोवाइड करना और उनके सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करना और उनको उनके सॉफ्टवेयर्स बनाना और ये सारी चीज़ें मैनेज करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो विदाउट दिस डिपार्टमेंट जो है कंपनी जो है वो चल नहीं सकती। अब विदाउट दिस डिपार्टमेंट द कंपनी कैन नॉट वर्क्स। तो ये डिपार्टमेंट कंपनी को चलाता है, मूव करवाता है। क्यों? कैसे? बिजनेस ऑपरेशंस करवा के। और तीसरा, मैं 3 डिपार्टमेंट्स की एग्जांपल दूंगा, और तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। अब ये डिपार्टमेंट जो है वैसे तो बहुत इनका खवारी का काम होता है, मगर मैंने ऐसे लिखा है कि अगर IT जो है, IT डिपार्टमेंट जो है वो कंपनी की बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है, तो सेल्स, मार्केटिंग और ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है ये कंपनी का दिमाग है। वाई? क्योंकि देखो, दिमाग जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है और रीढ़ की हड्डी आपको चलने में मदद करती है। मगर चला कौन रहा है? दिमाग। दिमाग सिग्नल्स देता है सब ऑर्गन्स को। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है कंपनी की चीजें बेचना। जो कंपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रही है उन्हें बेचना, क्लाइंट्स तक पहुंचाना और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस लाना, नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करना और इनोवेशंस लाना, नए तरीके लाना कि हम कैसे जो है मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं और कैसे सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं एक किताब पढ़ रहा था फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, इसको माली इल्म बोलते हैं, मतलब हम पैसा कमाने की जो तालीम होती है। तो जो ऑथर था वो एक हवाई एक अमेरिका का स्टेट है, वहाँ पे वो तालीम दे रहा था यूनिवर्सिटी में। और उसने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा कि कितने हैं तुम में जो हैमबर्गर्स बना सकते हैं। हैमबर्गर्स जो है वो पोर्क का होता है, जो सुअर का गोश्त होता है ना, उसका जो बर्गर होता है उसके हैमबर्गर बोलते हैं। तो उसने बोला कि कितने हैं तुम में जो हैमबर्गर बना सकते हैं। तो सब ने हाथ उठाया। और उसने बोला कितने हैं तुम में जो मैकडोनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। सब ने हाथ उठाया और वो उन पे हंसा। उसने बोला तो फिर मैकडोनल्ड तुमसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है? तो उसने उनको कानून सिखाया। He said, buddy, well, you can make it better, but guess what? McDonald knows how to sell it better. So it's not who can make it better, it's who can sell it better. तो मतलब उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो हो अच्छा बना सकते हो बर्गर, मगर मैकडोनल्ड को पता है कि कैसे अच्छा बेचना है, ज़्यादा बेचना है। तो ये नहीं है। तो दुनिया में जो है फाइनेंसेस उसके चलते हैं जो जानता है कि कैसे अच्छा बेचना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी सर्विस हो सकती है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है। तो जो भी डिपार्टमेंट हो, अगर कोई एक डिपार्टमेंट फेल होता है तो कंपनी का नुकसान होता है।
तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट का प्रॉपरली फंक्शन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो सबको, वो कलेक्टिव बेनिफिट सबको मिलता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है क्वालिफिकेशन, कि आप कंपनी में जॉब करने के लायक बनते हो। तो क्या होता है कि जब आप शुरू में होता है कि आपको जॉब इजीली नहीं मिलती, आपको जो है अहल बनना पड़ता है, यू हैव टू क्वालिफाई, और आपको एक पेशा चुनना पड़ता है, और उस पेशे के मुताबिक आप एजुकेशन हासिल करते हो। कि फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियरिंग की एजुकेशन लोगे। आपको नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप उससे रिलेटेड एजुकेशन हासिल करोगे। और अगर अगर मैं हूँ, मुझे जो है अगर डॉक्टर बनना है, तो मैं इंजीनियरिंग की एजुकेशन नहीं लूँगा, वो मेरे लिए फालतू है। हालांकि एजुकेशन वो फालतू नहीं है, मगर मेरे लिए वो फालतू है, एंड वाइस वर्सा। तो अब हम आते हैं बादशाही के लिए, बादशाही के ऊपर आते हैं, और मैंने लिखा है कॉलिंग वर्सेस चोजन। तो अब जो मैंने आपको ये पूरा एग्जाम्पल दी ऑफिस की, अब अगर इस ऑफिस को आप एक्सचेंज कर दो किंगडम से, बादशाही से, तो क्या होता है कि जो बादशाही है वो वर्क कर रही है एज अ कंपनी। कंपनी है जिसका ओनर है बाप बेटा रुलकुदुस। बाप बेटा रुलकुदुस जो है वो हाईएस्ट हायरार्की में है, तो ये चला रहे हैं। तो क्या होता है, कंपनी जो है इज द किंगडम ऑफ गॉड, और जो बादशाही है वो बुलाती है लोगों को काम करने के लिए, किसके अंडर? किंग यशुआ। तो खुदावन जो है वो बुलाता है कि आओ मेरे लिए काम करो। तो आप जो हो एक कंपनी में काम करते हो, और आप, या मैं इसके लिए एक बेटर वर्ड यूज करता हूं, देयर इज मिनिस्टर, यू मिनिस्टर अंडर दैट कंपनी। इनफैक्ट मिनिस्टर का मतलब ही है कि किसी की ज़रूरत को पूरा करना या किसी का ख्याल रखना, तो मिनिस्टर का मतलब है। तो आप मिनिस्टर कर रहे हो या किसी कंपनी को या बादशाही को, तो किसी, आप आइदर वे एक किंग कंपनी को सर्व कर रहे हो, आप एक खादिम हो, आप नौकर हो। तो क्या होता है, मिनिस्टर करने के लिए खुदावंद बुलाता है, और जो बुलाहट है वो मुफ्त है। मतलब खुदा जो है किसी को भी बुला सकते हैं, एनीवन। जैसे खुदावन ने हमें बुलाया, हम कोई मतलब नेक काम नहीं कर रहे थे, मगर उसने बुलाया। तो खुदावन बुलाता है, और वो किसी को भी बुला सकता है। तो इसी तरह आप XYZ कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। आप रिसर्च करो और आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर लो। मगर इससे पहले आप वो प्रोफेशन चूज करो, हो सकता है कि आपके पास उस प्रोफेशन के मुताबिक स्किल्स हों ऑलरेडी, जो कि होता है नेचुरल में, या आपने कोई कोर्सेज किए हुए हो क्योंकि आपका शौक था वो करना। जैसे कुछ लोग जो है मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो वो मैथमेटिकल टीचर बन जाते हैं। कुछ लोग साइंस में अच्छे होते हैं, तो वो यूजुअली मेडिकल या फिर IT चूज करते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो क्या होता है, अगर आप जो हो मेडिकल में अच्छे हो, तो हो सकता है इससे पहले आप नर्स या डॉक्टर बनो, आप कुछ शॉर्ट कोर्सेज कर लो, जैसे लोग करते हैं। एनेस्थीसिया का हो गया, या IT, कोई भी आप OT का कर लिया, कुछ भी आपने कर लिया। तो उसी तरह खुदावंद आपको बुलाता है कि आप उसको मिनिस्टर करो, मगर इससे पहले आप फुल टाइम उस ऑफिस में घुसो, या फुल टाइम आप खिदमत में जाओ। आप क्या करते हो, पार्शियली उस अथॉरिटी में यू मूव करना शुरू हो गया, उस ऑफिस में जो आपने, ऑफिस जो है मिनिस्ट्री को मैं बोल रहा हूँ, ऑफिस मिनिस्ट्री है, खिदमत। तो उस ऑफिस में आप इससे पहले फुल टाइम मूव करो, आप उसमें पार्शियली मूव करते हो। जैसे खुदावन ने आपको नबी चुना हो सकता है, आप खुदावन ने आपको नबी बुलाया है, मगर हो सकता है कि अभी आप फुल टाइम नबी की कॉल में नहीं मूव कर रहे हो, मगर आप पार्शियली कुछ आप उसमें मूव कर रहे हो। मगर वो फुल टाइम ऑफिस में आपको मूव करने के लिए आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे आप जो एक नबी बुलाए गए हो, और आप नबी के गिफ्ट्स में मूव कर रहे हो, तो ये जो गिफ्ट्स हैं ये बादशाही की रिसोर्सेज हैं, जो कंपनी ने हमें रिसोर्सेज दी। तो बादशाही हमें रिसोर्सेज देता है,
मसा अनॉइंटिंग पावर्स, ताकि बादशाही का काम हो सके। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होती हैं, और जो रिसोर्सेज है वो नेसेसरी हैं, वो जो गिफ्ट्स हैं उस नबी की कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए। मगर आप नबी बुलाए गए हो, अभी आप चोजन नहीं हो, आप अभी चुने नहीं गए। इसमें आपको चोजन और कॉलिंग से पहले एक बीच, कॉलिंग कॉल टू चोजन के बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं पेइंग द प्राइस, या क्वालिफाई करना। तो आपको उस लायक बनना पड़ता है वफादार रह के। तो आप जो हो नबी के गिफ्ट्स में मूव कर रहे होगे, और आप हो सकता है कि किसी खादम के अंडर मूव कर रहे हो, जैसे हम सब डैडी के अंडर मूव कर रहे हैं। तो आप किसी खादम के अंडर मूव कर सकते हो, आप या आपकी इंडिविजुअल खुदावन ने मिनिस्ट्री दी हो, किसी के अंडर नहीं। तो जो कॉलिंग है, जो बुलाहट है, वो मुफ्त है, मगर ऑफिस मुफ्त नहीं है। देखो, कंपनी में जाने के लिए आपने चूज तो कर लिया प्रोफेशन, मगर आप तालीम हासिल करते हो, आपको प्राइस पे करना है, तालीम हासिल करते हो, ऐसी कंपनी आपको जॉब नहीं दे देगी। आपको उस प्रोफेशन से रिलेटेड एजुकेशन हासिल करनी है, जिसको पेइंग द प्राइस बोलते हैं। आपने कीमत अदा की, और सिर्फ आपने एजुकेशन नहीं, आपको स्किल्स भी सीखने हैं उससे रिलेटेड, तो भारी कीमत है। तो आप कीमत अदा कर रहे हो, और उसके बाद आपको ऑफिस मिल रहा है। तो इसी तरह बादशाही जो है बुलाती है, मगर ऑफिस नहीं देती वो फ्री में। ऑफिस के लिए यू गोटा क्वालिफाई, ऑफिस हासिल करने के लिए आपको जो है वो कीमत अदा करनी है। तो कॉल्ड से चोजन, जब आप चुने जाते हो तो आपको फुल टाइम ऑफिस दे दिया। तो अगर आप उस फुल टाइम ऑफिस में आ जाओ और आपकी बुनियादें ठीक ना हो उस ऑफिस के काम को करने के लिए, तो आप तबाह हो जाओगे, और आपके साथ जितने होंगे वो सब भी तबाह होंगे। ये मैन। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शंस पे। दिस इज माय फेवरेट पार्ट। रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रुकावटें होती हैं। जो मैंने बताया, जहां पे बैठ के मैं काम करता हूं वो मेरी वर्क स्पेस कहलाती है। तो एक मेरी वर्क स्पेस है, एक मेरे साथ जो बंदा बैठता है उसकी वर्क स्पेस है। अब मैं जो हूं दूसरे की वर्क स्पेस पे बैठ के काम नहीं कर सकता, ये कंपनी की पॉलिसी है। तो मैं किसी दूसरे का लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे बंदे का चार्जर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना मैं उससे अपने पासवर्ड्स शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं करूँगा, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने लीक कर दी तो कंपनी निकाल भी देती है। ऐसा हुआ है हमारी कंपनी में। मैं अपने बंदे को इवन अपनी सैलरी भी नहीं बता सकता, मतलब बाहर जाके मैं उससे बाहर बता दूं, मगर कंपनी की बाउंड्री के अंदर अगर किसी ने सुन लिया तो टर्मिनेट कर देते हैं। हमारे साथ एक वाकया हुआ था, हमारे एक बंदा था कंपनी का, वो किचन में होता था, किचन में वो काम करता था, मगर उसको सारी सब जगह की नॉलेज होती थी। उसने सीईओ की एग्जैक्ट सैलरी रिवील कर दी थी, नेक्स्ट डे उसको फायर कर दिया था। तो इट्स डेंजरस। तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकते दूसरे बंदे को, और मैं अपने कोलीग्स को जो है उनकी हेल्प भी नहीं कर सकता डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब तक मैनेजर की इजाजत ना हो। तो मैंने लिखा है, आई कैन नॉट डू ऑल दीज इन द ऑफिस एनवायरमेंट, दीज आर माई रिस्ट्रिक्शंस, ये मेरी रुकावटें हैं। सिमिलरली इसी तरह बादशाही के अंदर आपके पास लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप जो हो दूसरे के ऑफिस में मूव नहीं कर सकते। जो आपकी खिदमत है वो आपकी खिदमत है। आप नबी बुलाए गए हो, और आप जाके जो है मीटिंग्स होल्ड कर रहे हो, जाके इवेंजलिस्टिक खिदमत कर रहे हो, कभी भी कामयाब नहीं होगी। या आपकी कॉल पास्टर की है, मगर आप जाके नबूवतें कर रहे हो, तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। जो आपकी हदूद में है वो करो, और उसमें कामयाब हो तो खुदावंद और भी देगा। तो मैंने लिखा है कि दीज आर माई रिस्ट्रिक्शंस, तो ये मेरे ऑफिस की रिस्ट्रिक्शंस है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। और बादशाही में भी यही है कि जो आपको काम दिया गया है आप वही करो, दूसरे को दूसरा काम अपना काम करने दो। आप दोनों के पास दो खादिम हैं, उन दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हो सकती हैं, सेम गिफ्ट्स हो सकते हैं, मगर दोनों के ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड वैरायटी ऑफ द लॉर्ड। खुदावन जो है वैरायटी लाता है, पाप जो है वैरायटी पैदा करता है।
कि अगर एक बंदा नबूवत जो है वो बोल के कर रहा है, तो एक बंदा जो है नबूवत देख के करेगा। एक बंदा जो है उसको आवाज़ आती है रूहुल कुदस की, और एक बंदा है उसको सिर्फ दिल में उसके अंदर उसको एक कोई फीलिंग्स आती है और उससे वो बता देता है कि ऐसे हो रहा है। तो कर दोनों नबूवत रहे हैं, मगर ऑपरेशंस डिफरेंट है। दीज आर कॉल्ड वेज ऑफ द स्पिरिट। तो उनके पास गिफ्ट्स हो सकते हैं सेम, मगर डिफरेंट उनका तरीकाकार होगा उसको इस्तेमाल करने का। तो अब मैंने एक टाइटल लिखा है जिस पावर ऑफ रिलेशनशिप। अभी जो मेरी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बाईपास हो सकती हैं एक कंडीशन में। मैं किसी दूसरे की प्लेस पे बैठ के काम नहीं कर सकता, ना मैं उसका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ, ना मैं उसको अपने मतलब क्रेडेंशियल्स बता सकता हूँ। जब तक I cannot do all these that I told you guys above with my colleagues until I have a relationship and understanding with them. Amen? तो अगर मेरी अच्छी बनती है उस कोलीग के साथ, अगर मेरे मैनेजर के साथ मेरी अच्छी बनती है, तो मैं उसकी जगह पे भी बैठ सकता हूँ, वो मुझे मना नहीं करेगा, और मैं उसका लैपटॉप भी इवन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे पासवर्ड भी बता सकते हैं। ऐसा है, हमारे साथ कोलीग्स हैं, हमें कभी नीड पड़ती है तो उन्होंने पासवर्ड बताया, क्योंकि कभी वो ऑफिस से बाहर चले जाएं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो दे वोंट अलाउ मी टू सिट विद देम और यूज देयर कंप्यूटर अनलेस दे नो माय नेचर एंड दे नो मी एज हु आई एम। तो जब तक वो मुझे जानते नहीं होंगे कि ये कैसा किरदार का बंदा है, वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे अपनी चीज़ के साथ मुझे। तो ये है रिश्ते की ताकत, कि जब तक अगर मेरा रिश्ता होगा उनके साथ, तो मैं उनकी जगह पे भी बैठ सकता हूँ और मैं उनकी रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई कैन मेक फन विद देम इफ आई हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद देम, मगर लिमिटेड। मतलब हमारे साथ कोलीग्स हैं, फीमेल कोलीग्स भी हैं, और हम हंसी मजाक करते हैं, मगर लिमिट्स में। मगर अगर रिलेशन ना हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो मैं वो भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह बादशाही में अगर आपका रिश्ता है खुदावन के साथ या किसी दूसरे खादम के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका रिश्ता है, तो आपके पास जो नहीं है वो खुदावन मुफ्त में दे देगा। तो जो चीज़ें आपके पास हैं वो तो हैं, मगर जो नहीं है, अगर रिश्ता है तो जब ज़रूरत पड़ती है तो खुदावन वो भी दे देता है। आमीन। मैंने लिखे इन मोस्ट कंपनीज इट्स डिफिकल्ट इवन टू रीच द इंटरव्यू। जो कंपनीज हैं उनमें उसमें मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं वहाँ पे इंटरव्यू तक जाने के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब इंटरव्यू से पहले वो रिजेक्ट कर देते हैं, सीवी रिजेक्ट कर देते हैं। मगर अगर आपके रेफरेंसेज है उस कंपनी में, सो यू गॉट एन एज। अगर आपके रेफरेंसेज है उस ऑफिस में, और आपकी भले जैसी भी सीवी हो, आपके स्किल्स हो ना हो, आपका इंटरव्यू पक्का है। क्यों? क्योंकि ताल्लुकात है, और जिस लेवल के ताल्लुकात है, जो बंदा जिसके साथ आपके ताल्लुकात है वो किस पोजीशन पे है, तो वो भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो था हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हेड है एचआर का, और एक सीवी उसने दी है, और एक लोअर लेवल पे एम्प्लॉय है उसने सीवी दी है, दोनों ने एचआर को सीवी दी है। तो जो हेड है उसके बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हेड है, उसका लेवल है, तो हेड वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर जो नीचे से आ रहा है। तो भले वो जो नीचे से आ रहा है वो ज़्यादा क्वालिफाइड हो, ज़्यादा स्किल्ड हो, मगर फिर भी प्रेफरेंस जो है वो हेड वाले को दी जाएगी। तो होता क्या है कि बहुत सी कंपनीज में राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। जैसे मेरी कंपनी में 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हैं, और मैंने 4 राउंड्स दिए थे। और इसी तरह गूगल है, गूगल बड़ी कंपनी है, गूगल में 8 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद जाके डिसाइड होता है इस बंदे को रखना है कि नहीं रखना। मगर अगर आपका रिश्ता है तो क्या पता आप कुछ लेवल्स एक्सक्यूज कर जाओ, कुछ लेवल्स आप स्किप कर जाओ। तो मतलब अगर आपको विद इन द कंपनी फेवर दी जा रही है, तो हो सकता है कि आप विदाउट आपका एक ही इंटरव्यू और उसके बाद आप कंपनी में आ जाओ। आमीन। तो मैंने लिखा है, but if someone is favored from within the company then he might escape the rounds and actually land the job। क्यों? ऐसा क्यों हुआ?
कि उसने कम इंटरव्यूज़ दिए और जो अगला आ रहा है वो ज़्यादा क्वालिफाइड है और वो सारे इंटरव्यूज़ दे के आ रहा है, और जो आ रहा है जिसको फेवर दी जा रही है वो जो है सिर्फ वो कम पढ़ा लिखा है और उसकी क्वालिफिकेशंस भी कम है, मगर क्योंकि किसी ने उस पर फजल किया, बिकॉज समवन फेवर्ड हिम, तो इसलिए वो आ गया। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ रिलेशनशिप। और मेरे को याद है अभी रिसेंटली हमारे कंपनी में क्या हुआ था, दो बंदों ने रिजाइन किया और वो दोनों जीटीपीज थे, और जीटीपी सबसे लोएस्ट लेवल है, उस पर बॉन्ड होता है, मतलब 2 साल तक आप कंपनी नहीं छोड़ सकते, और दोनों ने 2 साल से पहले छोड़ी। तो अगर 2 साल के अंदर आप छोड़ते हो तो आपका कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, पेनल्टी देनी पड़ती है कंपनी को। तो दोनों का इंटरव्यू हुआ सीईओ के साथ। अब जो एक बंदा था वो कराची की बहुत बड़ी, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है आईबीए, वो वहाँ का ग्रेजुएट था, बल्कि दोनों आईबीए के ग्रेजुएट थे, मगर एक बंदा था उसकी सीईओ से अच्छी बनती थी। क्यों? क्योंकि सीईओ जो था उसका टीचर रहा था आईबीए में, तो वो सीईओ के साथ चेस खेला करता था, उसकी सीईओ से अच्छे रिलेशंस थे, तो उसको वो जो अमाउंट थी वो माफ हो गई। मगर जो दूसरा बंदा था वो हमारे डिपार्टमेंट का, उसकी सीईओ से अच्छी नहीं बनती थी, उसको वो पे करनी पड़ी। Amen? So this is called when someone from within favors you. इसको याद रखिए, आगे हम इसको सीखेंगे कि बादशाही में क्या होता है। तो सीईओ के साथ उससे अच्छे रिलेशंस थे, और रिलेशंस को मैंने बोला अगर आपके रिलेशंस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे याद है साधु सलवराज का एक किस्सा। साधु सलवराज ने बोला, साधु का एक टीवी चैनल है जिसको एंजल टीवी बोलते हैं। तो साधु ने बोला कि जब मैं एंजल टीवी खड़ा कर रहा था तो हमें केबल कनेक्शंस चाहिए थे, तो मैंने कंपनी को वो अप्रोच किया, और उस कंपनी ने बोला कि पापा हो जाएगा। सारे साधु को पापा बोलते हैं, तो उसने बोला पापा हो जाएगा, मगर आपको जो है वो क्वालिटी थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि सारे स्लॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको सबसे लोएस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो साधु थोड़ा दुखी हुआ, उसने बोला मैंने इतने पैसे लगाए हैं, अब मैं लो क्वालिटी पे आ जाऊँ। मगर साधु को पता चला एक और मिनिस्ट्री थी, उसने भी उसी बंदे को अप्रोच किया था, और उसने साधु के बाद अप्रोच किया, मगर उसे थोड़ी हायर क्वालिटी मिल गई। तो साधु ने पता लगाया ऐसा क्यों हुआ, तो उसको पता चला क्योंकि उसके रेफरेंसेस थे वहाँ पे। तो पावर ऑफ रिलेशनशिप तो ये होता है कि आपको जो है कुछ मेहनत आपको कम करनी पड़ती है अगर आपका रिश्ता हो। और सो मैंने लिखा है कि व्हाट यू कैन नॉट हैव विद स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क और मनी और एनी प्रेशियस मेटल ऑन दिस अर्थ, यू कैन गेट इट थ्रू कंसिस्टेंट रिलेशनशिप। तो जो आप कमर तोड़ मेहनत करके नहीं पा सकते, जो आप पैसे से नहीं पा सकते, जो आप हीरे जेवरात दे के नहीं पा सकते, वो आप एक मुस्तकिल रिश्ते के थ्रू पा सकते हो। आमीन। तो अब हम आते हैं बादशाही के ऊपर। मैंने लिखा है इब्राहिम की एग्जांपल दूंगा। तो इब्राहिम जो था, उसके लिए कलाम लिखता है कि वो खुदा का दोस्त था। इब्राहिम द फ्रेंड ऑफ गॉड। और क्या होता है, पैदाइश की किताब उसके 18 बाब में लिखा। तो खुदावन जो है वो नीचे उतरा और इब्राहिम ने 3 लोगों को देखा, और उन 3 लोगों ने इब्राहिम के साथ खाना खाया, बछड़ा खाया, और खुदावन ने इब्राहिम को गले भी लगाया। तो उसने फेलोशिप रफाकत की, और उसके बाद खुदावन जा रहा था। खुदावन ने बोला क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो अपने दोस्त इब्राहिम से जिक्र नहीं करूँ? और खुदावन ने किया। खुदावन ने बोला कि सदूम और अमूरा का जो गुनाह है वो मेरे कानों तक आ रहा है और मैं इन्हें तबाह करने लगा हूँ। तो इब्राहिम फटाफट बोला, आप सबको स्टोरी पता है कि अगर खुदावन पे 50 लोग हो तो क्या तू नहीं तबाह करेगा? खुदावन ने बोला नहीं। कट आके वहाँ पे खुदावन ने बोला अगर 10 लोग हों तो मैं तबाह नहीं करूँगा। आमीन। तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है, वो फरिश्ते 2 जाते हैं, और लिखा है कि पूरा जो सदूम और अमूरा था, जब अब वो फरिश्ते जो थे वो इंसान बन के गए थे, और क्योंकि उन्होंने खाना भी खाया, तो इंसान खाते हैं, फरिश्ते जो है दुनियावी खाना नहीं खाते, तो वो इंसान बन के गए थे। तो क्या हुआ कि वो फरिश्ते तो गए और पूरे सदूम और अमूरा के
बंदों ने देखा, जो लड़के थे, नौजवान और बड़े बुजुर्ग, उन सब ने देखा उनको। और सदूम और अमूरा के अंदर लौंडेबाजी चल रही थी, जिसको बोलते हैं LGBT की आज के दौर में गेइज्म, मतलब लड़का लड़का आपस में लगे हुए। तो उन सब ने उनके पे निगाह की और वो वहां पे गए और वो लूत के घर में उन्होंने पनाह ली। तो वो लूत का दरवाज़ा खटकाते हैं और बोलते हैं कि वो उनको हमें उन्हें बाहर भेज ताकि हम उनके साथ रिश्ता बना सकें। तो लूत ने बोला कि मेरे पास 2 बेटियां हैं जो गैर शादीशुदा हैं। अब देखो, 2 बेटियां, लूत के और भी बच्चे थे, और भी बेटियां थी, क्योंकि लूत के सन्स इन लॉ का जिक्र है, मगर ये 2 जो थी वो कंवारी थी। तो उसने बोला तुम इनको रख लो, मगर उन्हें ना जाने दो कि वो मेरे घर में पनाह लेने आए हैं। मगर लिखा है कि वो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे, और जो 2 फरिश्ते थे उन्होंने लूत को अंदर किया, और लिखा है कि उन्होंने उन बाहर जो लोग खड़े थे उनको अंधा कर दिया, उनको अंधा कर दिया। और लूत को बोला जितने तेरे साथ तेरे घर में लोग हैं उन सबको इकट्ठा कर, क्योंकि हम इससे तबाह करने वाले हैं। तो खुदावन ने सिर्फ तुझे रास्ता माना है, चाहे ठहराया, तो तू हम बचाया जाएगा। तो होता क्या है, लूत जो है वो रेजिस्ट करता है। कलाम में लिखे ही हेजिटेटेड टू गो। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले जो पीछे थे वो नहीं जाना चाहते थे। सिर्फ 4 लोग राजी हुए थे जाने के लिए, वो भी बीवी ने डंडी मार दी थी। तो सिर्फ 4 लोग जाने के लिए राजी हुए थे, मगर क्या हुआ, लूत ने हेजिटेट किया। कलाम में लिखे कि उस फरिश्तों ने उसका हाथ पकड़ा और घसीट के बाहर ले गए। हमेशा याद रखें, खुदावन जो है कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता, और वो कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। लूत की मर्जी नहीं थी जाना, मगर फरिश्तों ने ज़बरदस्ती की। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि किसी ने शिफायत की थी। किसने? इब्राहिम ने। इब्राहिम को पता था कि मेरा पोता जो है, मेरा जो मेरा नेफ्यू है, वो रहता है सदूम और अमूरा में। तो उसने खुदावन से शिफायत की कि खुदावन अगर 10 लोग भी हो तो तू तबाह नहीं करेगा, मगर 10 भी नहीं पाए गए थे। तो ये थी पावर ऑफ रिलेशनशिप। तो इब्राहिम की शिफायत की वजह से लूत बचाया गया। और कलाम में लिखे कि जब खुदावन ने सदूम और अमूरा को उड़ाना चाहा, तो ही रिमेंबर्ड इब्राहिम, क्योंकि उसने शिफायत की थी। तो हमेशा याद रखें, एक दोस्त की दुआ और एक आम ईमानदार की दुआ में फर्क है। जब एक आम ईमानदार दुआ करता है तो खुदावंद उसकी भी सुनता है, मगर जब एक दोस्त दुआ करता है तो खुदावंद वो कर देता है। क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप अपने दोस्तों की बात मानोगे, या कोई ऐसी आपके साथ शख्स आपके सामने कोई अजनबी आ रहे उसकी बात मानोगे? ऑफ कोर्स यू विल टेक एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो इसी तरह खुदावंद जो है अपने दोस्तों की सुनता है, उनसे मशवरे लेता है। आमीन। तो दिस इज कॉल, मैंने लिखा है, किसी की शिफायत की वजह से लूत बचाया गया, और वो इब्राहिम। तो किंगडम ऑफिस एंड रिलेशंस। अब जो है मैं अपनी टेस्टिमनी देना चाहता हूँ, अपनी और डैडी की। मतलब जो आज हमारे पास है, वी डिड नॉट आस्क फॉर इट। मतलब जो आज हमारे पास है, हमने ये मांगा नहीं था, ना ही हमने इसके लिए दुआ की थी। खुदावन ने हम 12 को चुना, और हमें नहीं पता था कि रसूल क्या होता है, कि मतलब रसूल क्या होता है, और क्या रसूल की खिदमत है, और क्या रसूल का ऑफिस है। हम सिर्फ सीख रहे थे, मगर खुदावन ने चुना। और क्या हुआ, तो हम अपना वी वर माइंडिंग आवर ओन बिजनेस, वी वर जस्ट प्रेइंग विद डैडी, और जहाँ मतलब उस्ताद ने बोला वहाँ चले गए, जो उस्ताद ने बोला वो कर दिया। तो क्या था हमारा, हम क्या बना रहे थे, हम रिश्ता बना रहे थे उस्ताद के साथ। वी हैड व्हाट, अ रिलेशनशिप। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। तो हमसे गलतियां भी हुई, मगर उस्ताद ने माफ़ की। तो क्या हुआ, देखिए गलतियां सबसे होती है सिवाय जीसस के। तो कोई भी मतलब परफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट द लॉर्ड। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, और हम अभी भी करते हैं गलतियां। और इसी तरह जितने भी हम भाई थे, हम सब उस्ताद के साथ रिश्ता बना रहे थे। और क्या हुआ,
खुदावन ने उस रिश्ते को यूज किया और उसने 12 को चुना. So we didn't ask for it. But it was the favor of the Lord that held us and called us to the office of apostle. उसी तरह उस्ताद जो है, उस्ताद ने ये मिनिस्ट्री नहीं चाहिए थी. उस्ताद की तो मतलब बिल्कुल डिज़ायर ख़त्म हो गई थी कि मिनिस्ट्री हो, मगर खुदावन के साथ रिश्ता था उस्ताद का. वो 10 साल रिश्ता बनाते गए और आज इस रिश्ते का जो फ्रूट है वो ये मिनिस्ट्री है JRM. आमीन. और जो अथॉरिटी और जो रैंक उस्ताद को मिला है वो रिश्ते की वजह से मिला है. तो बादशाही जो है वो बिल्ड है रिश्ते के ऊपर, जो कि हमारी कौम नहीं समझती. तो क्या था, वो कंसिस्टेंट लगातार मुस्तकिल रिश्ता था खुदावन के साथ. उस रिश्ते की वजह से हमने खुदावन से फजल पाया. वी गॉट फेवर्ड इन हिज आईज. आमीन. कलाम में लिखा, जीसस ने बोला कि जो एक नबी को एक्सेप्ट करता है वो उस नबी का अजर भी पाता है. He who receives a prophet or he who receives a righteous man shall receive the reward of the prophet or the reward of the righteous man. जो एक नबी या एक रास्तबाज शख्स को एक्सेप्ट करता है वो उसका अजर भी पाएगा. तो वो जो अजर है ना वो उस गहरे रिश्ते की वजह से होता है. क्योंकि नबी और रास्तबाज शख्स जो है वो अगर खुदावन के साथ गहरा रिश्ता बनाए तो जितने उसको एक्सेप्ट करेंगे वो उस रिश्ते का अजर पाएंगे, जो कि हम डैडी का अजर पाते हैं. हम सब जो हैं वो डैडी के मसे और अथॉरिटी में मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि रिश्ता है. आमीन. तो द किंगडम इज बिल्ट ऑन रिलेशनशिप. यस, जीसस न्यू द फादर न्यू हिम. बाप जो था वो यीशु को जानता था और यीशु बाप को जानता था. और यीशु ने बादशाही तसल्लुत की हर उस जगह पे जहां पे बाप ने बोला. फॉर एग्जाम्पल, उसने बीमारियों पे बादशाही तसल्लुत की. किंगडम रूल ओवर डिजीजेस. यीशु ने हर तरह की बीमारी हील की, गॉस्पेल्स में लिखा है. और उसने बदरूहों के ऊपर बादशाही तसल्लुत की. उसने जो डीमन केस आता था वो निकाल देता था. और उसने कुदरत के ऊपर रूल किया, किंगडम रूल. उसने नेचर के ऊपर बादशाही तसल्लुत की. नेचर के कानूनों को मतलब उसने उनके खिलाफ गया, जैसे पानियों पे चलना, हवाओं को रोक देना. और उसने गुनाह के ऊपर बादशाही तसल्लुत की. और उसने तारीकी की तमाम कुव्वतों के ऊपर बादशाही तसल्लुत की. बट यू नो व्हाट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जिस पे खुदावन ने बादशाही तसल्लुत की वो था लोगों के जहनों पे. इट वॉज द माइंड्स. जो भीड़ थी खुदावत उनको सिखाता था, बताता था चीजें, मगर जब वो भीड़ चली जाती थी तो वो रसूलों को उनकी सच्चाइयां बताता था, वो कानून सिखाता था, वो उनके माइंड ट्रेन कर रहा था. He taught his disciples the kingdom truths. वो बादशाही के सच्चाइयां और कानून सिखाता था उनको, ताकि उनके जहन जो है वो मजहब से आजाद हो. आमीन. तो हमेशा याद रखें, भले आप फिजिकली स्ट्रांग हो या ना हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या ना हो, मगर अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, मतलब है कि अगर आप ट्रेंड हैं खुदावंत की राहों में, अगर आपकी ट्रेनिंग हुई है खुदावंत की राहों में और आपको टेस्ट किया गया है स्टॉर्म्स एंड ब्रीजेस ऑफ एडवर्सरी, मतलब आपने मुश्किलें झेली हैं और आप उससे सख्त बने हुए हो और आपने सीखा है खुदावंत की नेचर को ट्रस्ट करना, तो मैं आपसे सच कहता हूं, भले आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे, भले आपकी अपनी फैमिली आपको रिजेक्ट कर दे, भले आपका पास्टर आपको डिसोन कर दे, वो आपको रद्द कर दे, भले आपकी जो कांग्रीगेशन है, जितनी आपकी कलीसिया है वो आपको छोड़ जाए, भले आपकी मिनिस्ट्री के दोस्त या आपकी मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो आपको छोड़ दें, भले आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाए, भले आपके जितने भी क्लोजेस्ट ऑफ क्लोज हैं वो आपको छोड़ जाएं, मगर आपको खुदावन की कुदरत पता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा. भले वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आवाज़ आ रही है, भले वो नज़र आ रहा है,
या नहीं नजर आ रहा, आपको पता है कि ही इज विद यू, क्योंकि डीप विद इन योर स्पिरिट द होली स्पिरिट विटनेसेस दैट, कि आपको पता है कि ही हैज नॉट लेफ्ट। और भले आप खुदावंद को छोड़ दें, मगर खुदावंद इमीडिएटली आपको नहीं छोड़ता, ये उसकी फितरत है। आमीन। तो इसीलिए दिमाग पे काम करें। तो खुदावंद जो है वो रसूलों के दिमाग बना रहा था, वो जनता को, वो जो भीड़ थी उनको वो बताता था, मगर रसूलों को वो सिखा रहा था। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज में फ़र्क है। वो उनको नॉलेज दे रहा था मगर उनको समझ नहीं थी कुछ। वो रसूलों को समझाता था कि ऐसे 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 चीज़ें चलती हैं। आमीन। तो मेरा मैसेज मैं एंड ऐसे करूँगा, एंड में एंड लिखे कि जो बादशाही है वो एम्फेसाइज करती है, वो जोर देती है कि आप बिल्डिंग्स ना बनाओ बल्कि आप रिश्ता बनाओ। पहले आप मिनिस्ट्री ना बनाओ या अपने घर ना बनाओ, वेल्थ ना खड़ी करो या अपने लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज ना खड़ी करो, आप रिश्ता बनाओ पहले, और वो सब जो है वो रिश्ते का प्रोडक्ट होगा, वो सब उसमें आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा एंडिंग में, बहुत सिंपल एग्जांपल है, मगर ये जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत इंस्पायर हुआ, और मुझे अभी तक याद है 2 साल पहले मैंने ये स्टोरी सुनी थी। एक खादिम रहे हैं रावी ज़करियास, ये अपोलोजिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई है। अपोलोजिस्ट वो होता है जो मज़हब को या फेथ को डिफेंड करता है। तो इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, और इन्होंने बोला कि मैं जो था एक काउंसिल में बैठा था, और वहाँ पे हर मुल्क से एक शख्स आया हुआ था, डिफरेंट एम्बेसडर्स आए हुए थे। अब मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे गॉस्पेल की मतलब गॉस्पेल प्रीचर है। तो उसने सोचा मैं कैसे करूँ, तो उसने एक स्टोरी सुनाई, बड़ी सिंपल स्टोरी है मगर सीखने वाली है। तो उन्होंने स्टोरी सुनाई, उन्होंने बोला कि एक अमीर शख्स था, वो पेंटर था, उसकी बहुत सी पेंटिंग्स थी, और उन्होंने बोला कि उसका बेटा था, और उसका बेटा जो था वो बाहर गया, तो एक रोड पे भिखारी था, उससे उसकी दोस्ती हो गई, और भिखारी जो था वो भी अच्छी ड्राइंग बनाता था। तो उस बेटे की और उस भिखारी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो हुआ क्या कि उस भिखारी ने उसके बेटे की ड्राइंग बनाई, उसकी स्केच बनाया, और वो बेटे को बहुत पसंद आया, वो अपने बाप के पास ले गया, और वो बाप ने अपनी आर्ट गैलरी में रख दिया। तो होता क्या है, बाप जो है, बाप की डेथ हो जाती है, उस पेंटर की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी वसीयत में रखता है, लिखता है कि जब भी मेरी पेंटिंग की ऑक्शन, मेरी आर्ट गैलरी की ऑक्शन हो, जब भी इसकी बोली लगे, तो वो बोलता है कि सबसे पहले वो जो भिखारी ने पेंटिंग बनाई थी ना, उसको बेचना। तो होता क्या है कि वो जो पेंटिंग थी वो बहुत सिंपल सी थी जो उस भिखारी ने बनाई थी। तो जब ऑक्शन हुई, जब बोली लगी, तो किसी ने भी उस पेंटिंग के लिए बिड नहीं किया, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया कि हमें ये पेंटिंग चाहिए। तो होता क्या है, भिखारी आता है वर्ल्ड में ना, वो भिखारी भी उस बोली में बैठा हुआ था। तो उस भिखारी ने हाथ उठाया, उसने बोला मैं लूंगा। और जब वो पेंटिंग ले लेता है, तो वो शख्स जो मैनेजर होता है जो आर्ट गैलरी का, वो उसको बताता है कि सर वसीयत जो वसीयत थी उसमें एक और चीज़ लिखी थी, और उसमें यह था कि जो शख्स भी वो पहली पेंटिंग लेगा वो पूरी आर्ट गैलरी उसकी है। तो उसने बोला उस काउंसिल में जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। तो ही who has a relation with the son can achieve everything there is within the kingdom. Cut the video.